गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? घर जाके कुछ रिवाइज कर रहे हो या नहीं? रिवीजन स्टार्ट किया घर पे? कोई जवाब नहीं आ रहा तो क्या समझो इसे? रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिवाइज करते रहो, बिकॉज कंपनी ये जो पेपर है ना, देख सकते हो कितने सारे पेजेस हैं इसमें। तो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, क्योंकि सब पुरानी चीजें तो भूलते जाओगे। तो इसलिए जाके एक बार तो रिवाइज करना बनता है, चाहे आज सेम डे करो या नेक्स्ट डे करो। लास्ट क्लास तक कोई दिक्कत, कोई चीज जो ना समझ में आई हो? आई थिंक हमने अलॉटमेंट कंप्लीट कर लिया था, अलॉटमेंट स्टार्ट किया था, अलॉटमेंट स्टार्ट किया था। यहीं से करना था ना। We have to start with the case law, judicial pronouncement relating to return of allotment। ये जो सबसे पहला केस लॉ है, ये केस लॉ बताता है जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं, फॉरफिटेड शेयर कौन से, कब कंपनी फॉरफिट कर सकती है शेयर्स को? जब कॉल का अमाउंट पे नहीं करते सर्टेन ड्यू डेट तक, ठीक है। कंपनी उनको रिमाइंडर भेजती है, रिमाइंडर भेजने के बाद एक सर्टेन टाइम देती है कि इतने दिनों में पेमेंट कर देना। अगर तब भी शेयर होल्डर रिमाइंडर देने के बाद ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते, देन कंपनी हैज राइट टू फॉरफिट द शेयर्स। अब फॉरफिटेड शेयर्स के बाद क्या करते थे एंट्री? अब फॉरफिटेड शेयर की कभी कभी री इशू की भी तो एंट्री करते थे कि जो फॉरफिटेड शेयर्स है कंपनी उनको री इशू कर देती है। जो ये कंपनी शेयर्स री इशू करती है उसको किस प्राइस पे री इशू कर सकती है? किस प्राइस पे री इशू कर सकती है? डिस्काउंट पे कर सकती है। कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है? जितना पुराने वाले शेयर होल्डर से आ गया उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती है, बिकॉज फिर फेस वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो इतना वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। बाकी मर्जी है, उससे कम डिस्काउंट दे, पर मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकती है टू द न्यू शेयर होल्डर। अब ये जो कंपनी फॉरफिटेड शेयर री इशू कर रही है, वो फॉरफिटेड शेयर का जो री इशू हो रहा है उसका रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा। इज इट अ अलॉटमेंट और इज इट अ सेल? जो ये री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर है, इज इट अ allotment or it is just a simply sale of existing shares? It is sale of existing shares। यहाँ पे कोई इशू नहीं ला रहे हैं तो इसलिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं होगा। ये अलॉटमेंट नहीं होता है, ये क्या होता है? सेल ऑफ शेयर्स। तो यही लिखा हुआ, सच फॉरफीचर और that happened was a right of a particular shareholder disappeared, but the shares considered as a unit of issued capital continued to exist। पुराने वाले शेयर होल्डर का राइट खत्म हो गया, उसकी जगह अब किसको राइट दिया जा रहा है? किसी और को। तो यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। अलॉटमेंट क्या होता है? जब हम किसी को नया राइट अलॉट करें। तो इट इज जस्ट अ सेल ऑफ शेयर्स। So the company was not liable to file any return of the forfeited shares because there is no allotment। Clear? ये केस लॉ है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस लॉ। केस लॉ का नाम
केस लॉ रीड करने आता है, इसको कैसे रीड करते हैं? कौन यहाँ पे एपिलेंट है और कौन यहाँ पे डिफेंडेंट है? डिफेंडेंट बाद वाला होगा और ही इज द एपिलेंट, जिसने केस फाइल किया होगा, जिसको हम प्लांटिव भी कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं? अक्यूज्ड, जिसके ऊपर एक्विजिशन था। द सेकेंड केस लॉ, इन दिस केस लॉ जो डिसीजन था वो डिसीजन ये था कि इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, the share will be treated as not fully paid up and the shareholder will be liable to pay for them in full unless the contract is fraudulent। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कि शेयर्स को आप फुल्ली पेड नहीं कर दोगे तब तक हम शेयर को फुल्ली पेड कंसिडर नहीं करेंगे, until unless the contract is fraudulent। अगर कंपनी ने फ्रॉड करके आपको शेयर इशू किया था, गलत इंफॉर्मेशन दी थी प्रोस्पेक्टस में, तो फिर शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं होती है कि वो फर्दर अमाउंट पे करे। जैसे आज अगर मुझे पता चला कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, अब मैंने पुराने कॉल के पैसे तो पता जब नहीं था तो मैंने पे कर दिया, जब मुझे पता चला तो अब मेरी फर्दर लायबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज हार्मनी एंड मॉन्टेज टिन एंड कॉपर माइनिंग कंपनी। इस केस में क्या था? एनी पेमेंट विच इज पर्सनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी सच एज कंसिडरेशन पेबल फॉर प्रॉपर्टी परचेज विल कॉन्स्टिट्यूट पेमेंट इन कैश। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, यहाँ पे जो शेयर के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन है वो किसमें है? किसमें कंसिडरेशन मिल रहा है? शेयर के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, it is the form of the property, but how the entry will be made? वैल्यूएशन करवाएंगे वैल्यूअर से, वैल्यूएशन कराने के बाद पता चला कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो यहाँ पे से जो शेयर की एंट्री कैसे करोगे? 1 करोड़। इट विल बी ट्रीटेड एज अ पेमेंट इन कैश, मतलब हमने कैश ना दे के क्या दे दिया? शेयर, उतने वैल्यू का। ठीक है। And the last case law related to allotment is allotment of share against promissory note shall not be valid. Now, what is promissory note? What is a promissory note? No, it's not a bank receipt. Bill of exchange अलग होता है, promissory note अलग होता है। Both are negotiable instrument, but both carry a different nature. पढ़ा है इससे पहले promissory note? क्या पढ़ा था promissory note? What is bill of exchange? पहले तो यही बताओ, bill of exchange क्या होता है? अच्छा ठीक है। और प्रॉमिसरी नोट फिर क्या हुआ? दोनों में जो मेकर है, जो बना रहा है, दोनों में पार्टी अलग अलग है। प्रॉमिसरी नोट पे क्या होता है कि नाम है, नाम ही है प्रॉमिसरी नोट, तो somebody is making promise. Who will promise? जिसने उधार लिया होगा, जिसने उधार लिया होगा। तो जब डेटर है यहाँ पे, डेटर इज गिविंग promissory note that I owe you certain amount and I will pay you in certain month. उसमें लिख देगा कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, जितने महीने बाद भी हम इसका पेमेंट करेंगे। और उसको साइन कौन करेगा? जिसने प्रॉमिस किया है। तो डेटर will sign the promissory note. Bill of exchange is drawn by the creditor. It is drawn by the creditor in the name of the debtor. वो डेटर को कह रहा है कि तुम्हारे इतने पैसे बाकी हैं और इतने टाइम पीरियड में दे देना। दैट इज
बिल ऑफ एक्सचेंज। और नीचे कौन साइन करेगा? क्रेडिटर। दोनों का नेचर अलग हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या समझ में आ रहा है? अब जैसे कोई, मैं गई आप क्या सामान लेने, तो आपने बोला ठीक है क्रेडिट पे ले रही हूँ मैम आप, तो आप ऐसा करो इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। किस कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से साइन कराया जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जो आप उसमें भर दोगे कि आपने आज की तारीख ऊपर डाल दोगे कि आज है 1 तारीख, आपने 1 तारीख से 1 Feb 2021 डाला, नीचे लिखा टू मिस प्राप्ति, और फिर नीचे लिख दिया कि इतना इतना आपका पैसा बाकी है, और इसे 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद फ्रॉम दिस डेट, जो डेट आपने ऊपर डाली है, आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा, और साइन करके मुझे दे दिया। तो अब मेरी लायबिलिटी हो गई, जैसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे मिला कि हाँ मुझे 1 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगी तो मुझे उसका पेमेंट करना है। या फिर अगर आपने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया, तो मैं गई आपके पास सामान लेने, मैंने आपको क्या दिया? प्रॉमिसरी नोट दिया कि आपसे मैंने सामान खरीदा है, इतना मैं आपको, मेरा देना निकल रहा है, मैं आपको 1 महीने बाद इसका पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो दिस इज प्रॉमिसरी नोट। तो अब यहाँ शेयर्स की बात कर रहे हैं कि शेयर का अलॉटमेंट क्या प्रॉमिसरी नोट के अगेंस्ट वैलिड होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेयर का अलॉटमेंट हम क्रेडिट पे नहीं करते। एप्लीकेशन मनी कैश में आनी चाहिए, जब एप्लीकेशन मनी कैश में आएगी तभी अलॉटमेंट होगा। शेयर होल्डर अप्लाई करते वक्त ये नहीं कह सकते कि हम प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहे हैं कि हम आपको 1 महीने बाद एप्लीकेशन का पैसा दे देंगे, तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट इज नॉट वैलिड, द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन हैज टू बी मेड इन कैश। क्रेडिट पे शेयर नहीं बेचती है कंपनी। क्लियर? अनपेड जो कॉल का भी पैसा मंगाती है तो उसमें भी टाइम देती है ना कि इतने दिन में कॉल का पैसा आ जाना चाहिए, पर एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन में जब आप एप्लीकेशन का पैसा दोगे तभी शेयर अलॉट होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट शैल बी मेड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स or a committee made by the board of directors. Allotment of security must be made within a reasonable time. At reasonable time, अच्छा ये कुछ ध्यान आ रहा है? कंसिडरेशन, वैलिड कंसिडरेशन के जो एसेंशियल एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या क्या थे एसेंशियल एलिमेंट? द कंसिडरेशन शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस का जो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स था, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद इन द रीजनेबल टाइम। ऑफर होने के रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस करोगे तभी उसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे भी एक चीज कह रहे हैं, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय कंपनी। ये याद है फर्स्ट क्लास में बताया था, जो शेयर के लिए अप्लाई करते हैं शेयर होल्डर, वो क्या होता है? ऑफर। और जो कंपनी जब शेयर अलॉट करती है वो क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर हो रहा है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का जो एसेंशियल एलिमेंट्स होगा वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम? इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस। अलग अलग केस में डिफरेंट होगा। An applicant may refuse to take security if the allotment is made after a long time. अलॉटमेंट का एक टाइम पीरियड होता है कि अगर शेयर्स है तो इतने महीनों के अंदर अलॉट हो जाना चाहिए, डिबेंचर इशू है तो डिबेंचर इतने महीनों के अंदर अलॉट हो जाना चाहिए। उसके बाद अब आज आपने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और आपको शेयर मिल रहा है 2 साल बाद, क्या ये रीजनेबल टाइम है? इट इज नॉट अ रीजनेबल टाइम। तो यहाँ पे एप्लीकेंट रिफ्यूज कर सकता है। देन अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जैसे एक्सेप्टेंस था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस को अगर कंडीशन अटैच कर देते एक्सेप्टेंस के साथ तो वो क्या बन जाता है? अगर एक्सेप्ट, हाँ वो तो ऑब्वियसली बात, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, बट व्हेन द कंडीशन इज अटैच्ड व्हाइल गिविंग एक्सेप्टेंस तो वो एक्सेप्टेंस तो नहीं कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
थोड़ा सा लाउड, क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, काउंटर ऑफर, करेक्ट, काउंटर ऑफर। भाई कंडीशन लगाओगे तो ऑफर ही के साथ तो कंडीशन लग सकते हैं ना, तो दैट इज काउंटर ऑफर, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ एक्सेप्टेंस। Securities must be allotted on the same term on which they applied for and as they stated in the application for securities. जैसा कंडीशन लगा था जब ऑफर किया था, उसके बाद ऑफर में कोई भी कंडीशन में चेंजेस नहीं कर सकते। यही चीज हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी कि ऑफर के समय जो कंडीशन था, आप एक्सेप्टेंस के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, पहले कर सकते, बाद में चेंज नहीं कर सकते। अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जैसे एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड था, वैसे ही अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अंटिल अनलेस जब तक शेयर होल्डर को बताओगे नहीं कि आपको शेयर अलॉट हो गया, हाउ विल ही कम टू नो कि शेयर अलॉट हो गया? और कैसे बताते शेयर अलॉट हो गया है? बाय इशूइंग लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। देन अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, अगर ऑफर जो एप्लीकेशन है उसी के अगेंस्ट अलॉटमेंट करोगे, जिस पर्सन ने एप्लीकेशन नहीं दिया होगा क्या उसको भी अलॉट कर दोगे? नहीं कर सकते। जैसे अगर ऑफर होगा तभी तो एक्सेप्टेंस होगा, अगर ऑफर नहीं होगा तो क्या आप एक्सेप्टेंस भेज देंगे उसको कि नहीं हम तुमको शेयर देना चाहते हैं? ऐसा नहीं कर सकती कंपनी। सो allotment against application only requires that a person should agree in writing to become a member. Writing मतलब शेयर एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया होगा तभी उसके अगेंस्ट इसको अलॉटमेंट मिला होगा। अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी लॉ, अगर ऐसा है तो दैट विल बी नॉट अ वैलिड अलॉटमेंट। माइनर को अलॉटमेंट कर सकते हैं शेयर्स का? माइनर, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? माइनर कैन नॉट बी शेयर होल्डर। उसको बाद में शेयर ट्रांसफर कर सकते हो व्हेन द शेयर इज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप शेयर बाद में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश शेयर इशू माइनर को नहीं कर सकते, अलॉटमेंट नहीं कर सकते। सो द इफ द सिक्योरिटी अलॉटमेंट एप्लीकेशन ऑफ अ माइनर, द अलॉटमेंट विल बी, अगर आपने कंपनी ने मान लो माइनर को अलॉट कर दिया और कल को अगर माइनर शेयर का पैसा नहीं दे रहा है, कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर सकती है? नहीं कर सकती, कंपनी की गलती है ना। माइनर विल ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। So an allotment may be valid even if some defect was there in the appointment of director, but which was subsequently discovered. So Royal British Bank versus Turk and Root, क्या था ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क एंड रूट? कंपनी लॉ में पढ़ाया गया होगा। पढ़ाया गया था टर्क एंड रूट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नहीं पढ़ाई गया सीसी में? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरिस एक्ट, नहीं पढ़ाई गया? चलो मान लेती हूँ बात। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आई थिंक पढ़ाया जाना, कि अभी तो नहीं आप लोगों में नहीं पढ़ाया गया इसी सीट में। कंपनी लॉ में क्या पढ़ाया गया था आपको? कंपनी लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन था और कंपनी लॉ भी तो है उसमें, तो कंपनी लॉ में क्या पढ़ाया गया था? तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ। चलो ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो कंपनी है अब उसके इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ इंटरनल गड़बड़ियां, इरेगुलरिटीज हैं, तो क्या उसकी जानकारी बाहर वालों को होनी चाहिए उसकी?
कि कंपनी ने प्रॉपर्ली रेजोल्यूशन पास किया था कि नहीं किया था, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था वो डायरेक्टर सही से अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है मीटिंग में। ये हम जैसे लोग जो बाहर शेयर होल्डर है, क्या हमको इंटरनल इरेगुलरिटीज के बारे में पता होगा कि वहाँ सही से वर्किंग हो रही कि नहीं हो रही है? इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो अगर कल को कंपनी कहे कि जो आपको शेयर अलॉट किया था वो उस डायरेक्टर ने अलॉट किया था जो उसका अपॉइंटमेंट सही से नहीं हुआ था, तो जब डायरेक्टर सही से अपॉइंट नहीं हुआ तो हम उसको डायरेक्टर मानते ही नहीं है, और जब डायरेक्टर नहीं मानते तो हम ये भी नहीं मानते कि आपको शेयर अलॉट हुआ है। ऐसा कर सकती है बाद में कंपनी कि आपके सर्टिफिकेट पे जो शेयर सर्टिफिकेट आया है उसमें 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, तो उसमें जो एक डायरेक्टर जो साइन किया है वो सही से अलॉट ही, वो सही से अपॉइंट ही नहीं हुआ था, तो अब वो सही से अपॉइंट नहीं हुआ है तो उसको हम डायरेक्टर नहीं मानते, और जब हम नहीं मानते तो उसका साइन भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं है। अब वो डायरेक्टर नहीं है, उसका साइन नहीं वैलिड है, तो आपका शेयर सर्टिफिकेट भी नल एंड वॉइड हो गया। ऐसा क्या कंपनी कर सकती है? नहीं, एक डायरेक्टर कर रहे हैं तो ये पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। किस वजह से? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की वजह से। ऐसे तो आप कुछ भी कर लोगे, आपकी गलती शेयर होल्डर क्यों भुगते? उसको क्या पता था कि हमने सही से अपॉइंट किया है कि नहीं किया है? यहीं पे दूसरा जो होता है वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसी का केस था तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का ही केस था। आपको इंडोर मैनेजमेंट समझ में आ गया ना कि इंटरनल इरेगुलरिटीज की वजह से बाहर वालों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हो, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हो गया, ये सब आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हो ना अलग अलग फॉर्म्स में भर के, तो दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इसको कोई भी, हम जैसे आम जनता एमसीए की साइट पे जाके, चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, अगर मान लो ऑनलाइन नहीं भी होता तो भी हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी जाके एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन फीस पे करके वो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द पब्लिक सिंस इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और पेमेंट ऑफ फीस। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कंपनी के साथ कर रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द पर्सन हु इज मेकिंग एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी दैट ही शुड हैव read those documents before making the contract। अगर कल को उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई प्रोविजन लिखा हुआ था और उसने नहीं पढ़ा, ठीक है, और बाद में वो कहता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, तो कोर्ट क्या कहेगी कि ये तो आपको पढ़ के करना चाहिए था, हमने अज्यूम कर लिया था कि आपने पढ़ा होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज व्हाट, अज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी रेड दोस टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। याद आया कौन सा केस हुआ था? मुकुल वर्सेस ब्रिटिश एयरलाइन, इंडियन एयरलाइंस, वो केस तो याद है जिसमें टिकट, एयरलाइन की टिकट के पीछे जो टर्म एंड कंडीशन थे वो नहीं पढ़ा था उसने। या जब आप रेल की टिकट या कहीं की भी टिकट लेते हो तो टिकट लेते वक्त आपसे मान लिया जाता है ना कि आपने वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप मान रहे हो, आपको पता है, चाहे आप उसे पढ़ो या ना पढ़ो। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर मान लो मेमोरेंडम में लिखा था कि डायरेक्टर जो एमडी है या जो सीईओ है या जो उसके एक पोस्ट या सिमिलर लेवल पे है, बस वही लोग प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, वही लोग प्रॉपर्टी के लिए सेल या परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, ये लिखा था इसमें मेमोरेंडम में।
या आर्टिकल में लिखा हुआ था। अब कोई पर्सन जिससे कि कंपनी सेक्रेटरी ने जाके सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है। उस पर्सन ने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा नहीं था, तो उसने कंपनी सेक्रेटरी, सिंस कंपनी सेक्रेटरी कंसर्न केएमपी, भाई की मैनेजर पर्सन में आते हैं ना कंपनी सेक्रेटरी, तो उसने बोला कि चलो ये तो केएमपी है, इसके पास भी राइट होगा। तो उसने कंपनी सेक्रेटरी के को भेज दिया और बाद में पता चला कि जब पेमेंट कंपनी नहीं कर रही थी और प्रॉपर्टी का कागज बन गया, तो वो कोर्ट में गया। कोर्ट ने पूछा कि भाई आर्टिकल में तो लिखा है कि सिर्फ कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए, एमडी, सीईओ या उस लेवल का जो भी डायरेक्टर होगा। सीएस के पास तो राइट है नहीं, तो आपने कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? उसने बोला कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था एओएमओ। तो कोर्ट क्या कहेगी, किसकी गलती है? आपकी गलती है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड और जो भी लॉस हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा, वो पर्सन को बियर करना पड़ेगा। पर हाँ ये होगा कि जो प्रॉपर्टी कंपनी सेक्रेटरी ने खरीदी है धोखा देके, वो उसको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बेनिफिट कोई अराइज किसी को मिलता है तो उसको वो रिस्टोर बैक करना पड़ता है। Allotment by board irregularly constituted may be subsequently ratified by a regular board. So जो बोर्ड था वो इरेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड था। इरेगुलरली मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे वो प्रॉपर नहीं थे। अब उस समय अलॉटमेंट तो कर दिया बोर्ड ने, लेकिन बाद में जब रेगुलर बोर्ड बन गया होगा, सही से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हो गया होगा, तो वो उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं उसको। A director who has joined in an allotment to himself will be stopped from alleging the invalidity of allotment. Now, what is this stopped? इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है stopped का? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया गया होगा रूल ऑफ स्टॉपल, पढ़ाया गया था रूल ऑफ स्टॉपल। क्या था रूल ऑफ स्टॉपल? क्या था रूल ऑफ स्टॉपल? किसी को नहीं याद है इतने बच्चों में? डायलॉग याद है सलमान खान की मूवी का, एक बार जो हम कमिटमेंट कर देते हैं तो हम किसी की भी नहीं सुनते। तो यही चीज है कि एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज रूल ऑफ स्टॉपल। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, एक बार जो काम कर दिया, अब उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। अब जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने खुद ही अलॉटमेंट किया अपने आप को, उसने भी शेयर अप्लाई किया शेयर्स के लिए और उसने अलॉटमेंट कर दिया। बाद में कह रहा है कि वो अलॉटमेंट गलत था। तो एक बार आपने जो काम खुद किया है, क्या बाद में आप उसे डिनाई कर सकते हो? तो ही कैन नॉट स्टॉप, या फिर जो स्टॉपर लग रहा है कि वो अब बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि उस समय जो अलॉटमेंट हुआ था वो गलत हुआ था। ग्रांट अप्लाइड फॉर सर्टेन शेयर इन अ कंपनी, द कंपनी डिस्पैच लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू हिम व्हिच नेवर रीच्ड हिम। अब एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पहुंचा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट नहीं पहुंचा, तो बीच में लॉ से ट्रांजिट हो गया होगा। तो क्या बाद में शेयर होल्डर ये कह सकते हैं कि हमको चूंकि पता नहीं था कि लेटर अलॉटमेंट पहुंचा नहीं, हमें पता नहीं था कि हमें अलॉट हुआ है, तो हम फर्दर कॉल का पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कह सकता है शेयर होल्डर?
Since I don't know, I haven't received letter of allotment from the company, so I am not liable to pay the further costs. ऐसा केस किया था शेयर होल्डर। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कम्युनिकेशन में आगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या है रूल ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस? दो लोगों के एंगल से था, अगेंस्ट एक्सेप्टर, अगेंस्ट द ऑफरर। अगेंस्ट द ऑफरर कब मान लेते हैं कि कंप्लीट हो गया है कम्युनिकेशन? कब मानते हैं? जिसके पास वो भेज रहा है उस तक रिसीव हो गया। एक व्यू था एक्सेप्टर का, एक व्यू था ऑफरर का। तो यहाँ पे ऑफरर कौन है? शेयर होल्डर। और एक्सेप्टर कौन है इस केस में? कंपनी, जिसने की लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजी है। यहाँ क्लेम कौन कर रहा है? ऑफरर। शेयर होल्डर क्लेम कर रहा है कि हमको नहीं मिला है तो हम आगे कॉल का पैसा नहीं देंगे। तो कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर कब कंप्लीट होता है? जब एक्सेप्ट कर लेते हैं। बताओ, दोनों का बताओ मुझे अब तो, क्योंकि आधे बच्चे कहेंगे एक का, आधे बच्चे कहेंगे एक का, तो दोनों में से तो सही एक ना एक हो गई। तो मुझे एक दोनों का बताओ एक एक करके। पहले बताओ एक्सेप्टर का। एक्सेप्टर का अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है? जब ऑफरर के पास पहुंच जाती है इंफॉर्मेशन कि एक्सेप्ट हो गया। क्या पहुंच जाती है? फीडबैक। हाउ द फीडबैक विल बी सेंट हियर? कैसे भेजेंगे फीडबैक? मतलब एक मैं जनरल पूछ रही हूँ ऐसे कि कैसे फीडबैक भेजेंगे? जैसे मुझे रिलायंस के शेयर मिले तो मैं अंबानी जी को लिखूंगी कि अंबानी जी आप थैंक यू सो मच, आपने शेयर अलॉट किया। ऑब्वियसली नहीं ना। प्रैक्टिकली सोचो, यू आर इन एग्जीक्यूटिव, प्रैक्टिकली सोचो कि ऐसा मैं लिखूंगी क्या कि मुझे आपने शेयर अलॉट कर दिया, आपकी बहुत कृपा रही, थैंक यू सो मच, ऐसा हम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया, मतलब काम खत्म। ठीक है, अब आगे हम कोई फीडबैक नहीं देते। अब बताओ कब कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टर के अगेंस्ट और ऑफरर के अगेंस्ट? हम आगे का पेमेंट अच्छा, नेक्स्ट कॉल की पेमेंट का वेट करें। 1 साल बाद तक वेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट कॉल 1 साल बाद मंगाया, एक ही बात पे टिके रहो। कब कब किया, कब किया? अरे मुझे तुम बस पुराना जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट टाइप का प्रोविजन है वही बता दो। सिचुएशन बेस में बताओ क्या क्या था प्रोविजन उसमें कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है और ऑफर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है? याद है कि भूल गया? पहले तो ये बताओ कितने महीने पहले एग्जाम दिया है इस चीज का? जनवरी अभी दिया एग्जाम। अच्छा, अभी तो 1 फरवरी हुई है। 10-15 दिन में सब साफ क्लियर, ब्लैकआउट हो गया। आगे क्या होने वाला है? तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी रिवाइज कर रहा हूँ ना कंपनी लॉ के साथ। चलो फटाफट पढ़ते हैं। एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट होता है जब ऑफरर की नॉलेज में आ जाता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट जब ऑफरर को मिल जाएगा तब एक्सेप्टर के अगेंस्ट हम कंप्लीशन मानते हैं कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। ऑफरर के अगेंस्ट कब मानते हैं? जब एक्सेप्टर ने पोस्ट कर दिया होगा, व्हेन एक्सेप्टर के पास से चला गया होगा, व्हिच व्हेन द लेटर हैज बीन पोस्टेड एंड नाउ इट इज द बियॉन्ड ऑफ पावर कि वो उसको वापस नहीं ले सकता। पोस्ट कर दिया, अब उसकी पावर के बियॉन्ड है ना कि अब उसको वापस तो ले नहीं सकता है, एक बार उसने डिस्पैच कर दिया। तो व्हेन द एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ अलॉटमेंट,
तो अब यहाँ पे अगेंस्ट द ऑफर, अगेंस्ट द शेयर होल्डर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया है? जब कंपनी ने पोस्ट कर दिया होगा। अब रास्ते में खो गया तो कोई मतलब नहीं है, ऑफर तो कंप्लीट, एक्सेप्टेंस तो हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो आपको फर्दर पेमेंट करनी पड़ेगी। आया समझ में क्या क्या कहना चाह रहा था ये केस? यहाँ पे क्या कह रहा था कि सिंस लेटर वाज डिस्पैच और उसको नहीं मिला, तो हम इस एंगल से देखेंगे, रूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के एंगल से देखेंगे कि ऑफर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाता है एक्सेप्टेंस? जब कंपनी पोस्ट कर देती है। मिलने तक का वेट नहीं करते, मिलने तक का वेट हम किसके एंगल से करते हैं? एक्सेप्टर के एंगल से करते हैं। ऑफर के एंगल से तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया होगा। कब वो बन गया था? जब कंपनी ने डिस्पैच कर दिया। ठीक, ई पॉइंट देखो, देयर कैन बी नो प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस द एप्लीकेंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पे नो प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस एप्लीकेंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द अलॉटमेंट। इंफॉर्मेशन देना जरूरी है ना, कम्युनिकेशन शुड बी मेड ऑफ एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं कि कंपनी ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट पोस्ट ही ना किया हो तो भी क्या इसको वैलिड मानेंगे? पोस्ट करना जरूरी है ना। अभी तो हमने पढ़ा रूल ऑफ कम्युनिकेशन में, क्या पढ़ा कि पोस्ट हो जाना चाहिए, मिले ना मिले वो डिफरेंट केस है, बट इट शुड बी पोस्टेड। यहाँ पे तो कह रहे कम्युनिकेशन ही नहीं किया है, तो कम्युनिकेशन ही नहीं किया है तो वैलिड उसको नहीं मानेंगे प्रॉपर अलॉटमेंट। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट अलॉटमेंट तक? नेक्स्ट इज शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल पढ़ा था? पढ़ा है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये पढ़ाया क्या था? नहीं, चलो कोई नहीं। डॉक्यूमेंट जो शेयर सर्टिफिकेट है दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि टाइटल मतलब होता है ओनरशिप, टाइटल मीन्स ओनरशिप। ठीक है, अब जो शेयर सर्टिफिकेट है वो बेसिकली शोइंग टाइटल, मतलब वो दिखाता है कि इस अभी फिलहाल ये शेयर का ओनरशिप किसके पास है? इस पर्सन के पास है। तो ये शेयर है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट ऐसा आया आपके पास, उसमें लिखा हुआ है